मैं डॉक्टर हूँ। मेरी 18 साल की एक बेटी थी। जब मेरी बेटी ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके कॉलेज में हूबहू उसी की शक्ल की एक लड़की ने भी एडमिशन लिया। जब मैंने उस लड़की को पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गया। वह लड़की मेरी बेटी के जैसी ही दिखती थी। इतनी समानता तो दो जुड़वा बहनों में ही हो सकती थी, परंतु मेरी पत्नी ने तो एक ही संतान को जन्म दिया था। जब मैंने सच्चाई का पता लगाया तो मेरे होश उड़ गए। इंटर की परीक्षा पास कर नलिनी ने जिस कॉलेज में प्रवेश लिया, इत्तेफाक से उसकी हमशक्ल ज्योति नाम की एक लड़की ने भी उसी कक्षा में दाखिला लिया। शुरू में तो लोग समझते रहे दोनों सगी जुड़वा बहनें होंगी, परंतु जब धीरे धीरे पता चला कि ये बहनें नहीं हैं तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना ना रहा जब ज्योति ने बताया कि इस वर्ष ही कानपुर से यहाँ आई है और नलिनी को जानती तक नहीं। इस चर्चा के कारण दोनों गहरी मित्र बन गईं। ज्योति तो बहुत मेधावी चंचल थी, परंतु नलिनी थोड़ी संकोची, अपनी में सुकड़ी सिमटी। ज्योति जीवन की भरपूर हिलोरे लेती नदिया सी लहराती बहती दिखती थी, वहीं नलिनी शांत स्थिर जल के समान थी। यही अंतर दोनों में भेद रख सकता था, वरना यदि दोनों को समान वेशभूषा समान बालों की बनावट कर खड़ा कर दिया जाता तो उनके अभिभावक तक धोखा खा सकते थे। धीरे धीरे यह बात उनके घरों तक भी पहुंची। नलिनी के घर में कोई तवज्जो ना दी गई। हंसी हंसी में बात उड़ गई। शायद विपुला की स्मरण शक्ति भी धूमिल पड़ चुकी थी। वकील साहब यानी नलिनी के पिता ने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। वैसे भी बेटियों को महत्व ही कब देते थे। किंतु ज्योति के पिता डॉक्टर प्रशांत ने जब यह सुना तो उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ। चूंकि उनकी एकमात्र संतान ज्योति ही थी, वे उसकी खुशियों का इतना अधिक ख्याल रखते थे। उसकी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करके उन्हें संतोष मिलता था। पत्नी नवजात शिशु को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। वे इसी बच्ची को चिपकाए रहे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी सारी खुशियां ज्योति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गईं। ज्योति के कॉलेज में वार्षिक उत्सव था। डॉक्टर प्रशांत हमेशा की भांति वहां गए। ज्योति अपनी सहेली नलिनी को अपने पिता से मिलवाने ले गई। नलिनी जैसे दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। डॉक्टर प्रशांत तो यह समानता देख ठगे से रह गए। वे एक टक निहारते रहे। यह देख ज्योति उनकी आंखों के आगे हाथ से पंखा करती हंसती हुई बोली, पिताजी कहाँ खो गए? ना बिल्कुल मेटी तरह। वे मानो उसको देखते ही अपनी सुध-बुध क्षण भर को खो बैठे। सामान्य होते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुकचाते हुए बोली, नलिनी। तुम्हारे माता पिता भी आए हैं? नलिनी दुखी स्वर में बोली, नहीं। क्यों? पता नहीं, शायद दिलचस्पी नहीं ली। वे एक कटु मुस्कान छोड़ उसे पुचकारते से स्वर में बोले, अच्छा बेटा जाओ। ज्योति नलिनी का हाथ पकड़ उछलती कूदती छात्राओं की पंक्ति में जाकर बैठ गई। डॉक्टर प्रशांत कार्यक्रम को देख जरूर रहे थे, पर उनका ध्यान कहीं दूसरी ओर था। बैठे बैठे उन्हें ध्यान आया कि नलिनी के घर का पता, फ़ोन नंबर पूछना तो वे भूल ही गए। ज्यों ही समारोह समाप्त हुआ, उनकी बेटी ज्योति पास आई और बोली, पिताजी नलिनी को भी ले चलें? उसके घर पर छोड़ देंगे। क्यों? क्या उसके घर से उसे लेने कोई नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, उसका भाई आया होगा, परंतु मैं उसका घर देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। नलिनी का भाई सचमुच मोटरसाइकिल लिए खड़ा था, परंतु ज्योति ने हट के उसे अपने साथ कार में बिठा लिया। नलिनी भी कुछ न बोली। इसी बहाने डॉक्टर प्रशांत ने भी उसका घर देख लिया। वह उतरने लगी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे यहाँ फ़ोन है? घर पर नहीं है, पिताजी के दफ्तर में है, जरा नंबर बताना। डॉक्टर प्रशांत ने जेब से छोटी डायरी निकाली, नंबर नोट किया। नमस्ते व धन्यवाद कर नलिनी घर में चली गई।
डॉक्टर प्रशांत रात भर ठीक से सो ना सके। वहीं उथल-पुथल उनके हृदय में मची रही। दो लड़कियों की शक्ल सूरत, उम्र इतनी समानता देख वे दुविधा में पड़ गए। अगले दिन उन्होंने नलिनी के पिता को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर ही अपना पूरा परिचय दिया और पूछा, क्या आपकी बेटी नलिनी का जन्म 4 जनवरी 1974 को कानपुर के भारत अस्पताल में हुआ था? उधर वकील साहब का स्वर गूंजा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तारीख और सन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मेरे बेटे की जन्मतिथि भी वही है। समय मैं बता देता हूँ, रात के 12:10। डॉक्टर प्रशांत फ़ोन पर ही चकित हो उठे। इसी समय के आसपास तो उनकी बेटी भी पैदा हुई थी, उन्होंने मन ही मन सोचा। अभी तक किस्से कहानियों में ही ऐसी बातें पढ़ने को मिलती थीं, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा हो सकता है? उनका जिज्ञासु वैज्ञानिक मन यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि समान कद काटी चेहरे मोहरे की दो लड़कियां दो भिन्न परिवारों में पैदा हो सकती हैं। अब क्या? डॉक्टर प्रशांत बड़े चुपचाप से रहने लगे। कहीं खोए खोए से घंटों सोचा करते पर कोई निष्कर्ष निकालने में सफल न हो पाते। ज्योति भी पिता की इस स्थिति से अनभिज्ञ न थी, परंतु उनके दुख व चिंता का कारण भी वही न समझ पा रही थी। एक दिन पिता के गले झूलते हुए बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई पिताजी? नहीं बेटे, फिर आप इतना गुमसुम क्यों रहते हैं? मुझे आपका इतना गंभीर होना बहुत खलता है पिताजी। डॉक्टर प्रशांत बेटी के गाल थपथपाकर हंस दिए और बोले, बेटा तुम अपनी सहेली को इतवार के दिन घर ले आना, हम सब बैडमिंटन खेलेंगे। ज्योति खुशी खुशी चली गई। डॉक्टर प्रशांत का वैज्ञानिक दिमाग कुछ परीक्षण कर लेना चाहता था। इतवार को गाड़ी ले ज्योति अपनी सहेली के घर उसे लाने गई। डॉक्टर प्रशांत लॉन में यही बेचैनी से टहलते रहे, सोचते रहे अपने परीक्षण के विषय में। इंतजार में घड़ियां बीत रही थीं। ज्योति का कहीं अता पता ही ना था। अंत में गाड़ी बंगले में दाखिल हुई, परंतु यह क्या? नलिनी तो उसके साथ नहीं थी, यह तो कोई और ही लड़की थी। ज्योति को क्या मालूम कि उसके पिता के दिमाग में क्या गूंज रहा है, या वे किस विशेष सहेली को लाने को बोले थे। वह पास पड़ी शान से बोली, चलिए हम खेलते हैं। गीता बेजोड़ है बैडमिंटन में। डॉक्टर प्रशांत इस पर क्या बोलते हैं? उनका तो तीर खाली चला गया था। वे धीरे से बोले, और तुम्हारी सहेली क्या नाम बताया है? वो है नलिनी। उसे क्यों नहीं लाई? ज्योति हंस दी, पिताजी उसे खेलने में विशेष दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर प्रशांत ने मन ही मन अपने को कोसा। क्योंकि बेटी से वादा कर चुके थे, इसलिए बड़े मरे मन से बैडमिंटन खेलने लगे। बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ी देर को वास्तव भूल गए, अपने परीक्षण परिणाम को, और उनके साथ नोक-झोंक करते खेलने लगे। एक दिन इत्तेफाक से नलिनी स्वयं अपने भाई के साथ डॉक्टर प्रशांत के क्लिनिक पहुंच गई। उसके गाल में सूजन आ गई थी, अंदर की दाढ़ में काफ़ी दर्द था। डॉक्टर प्रशांत को तो मानो बिना लागल पेट के परीक्षण करने का सुराग हाथ लग गया। कहाँ तो उन्होंने सोचा था कि ज्योति जब नलिनी को लेकर घर आएगी तो खेल तो एक बहाना होगा, वास्तव में तो उसका दंत परीक्षण मजाक मजाक में कट अपनी शंका दूर करेंगे। उन्होंने नलिनी का मुख खोलकर परीक्षण किया, उसका इलाज तो किया ही, साथ ही यह भी नोट किया कि नलिनी के पीछे संपूर्ण दांत न होकर केवल 2 ही दांत हैं। सुबह उन्होंने ज्योति को बुलाया और उसका दंत परीक्षण किया। वे दंग रह गए। उसके भी पीछे केवल 2 ही दांत थे। उन्हें विश्वास हो गया ज्योति नलिनी दोनों जुड़वा ही हैं। जरूर किसी ने बीच में शरारत की है। कहीं ऐसा तो नहीं उनकी एक बेटी किसी ने चुराई हो? उनका मन व्याकुल हो उठा। डॉक्टर प्रशांत तो पत्नी के प्रसव से 8 माह पूर्व ही विदेश चले गए थे। उन्हें तो जब पत्नी के निर्धन का समाचार मिला तब भागे चले आए।
उनकी जिज्ञासा उन्हें कानपुर खींच ले गई। उन्होंने अस्पताल से सारी रिपोर्ट निकलवाई, परंतु व्यर्थ। रिकॉर्ड में तो एक ही बच्चा हुआ लिखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना नलिनी का रिकॉर्ड देख लिया जाए। पहले तो अस्पताल के कर्मियों ने इनकार कर दिया, परंतु डॉक्टर प्रशांत को वहाँ के डॉक्टर मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कह सुनकर नलिनी का रिकॉर्ड निकलवा लिया। विपुला के 2 जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड था। साथ में यह भी लिखा था कि एक ही नाल से दोनों बच्चे जुड़े थे। उन्होंने देखा, वजन के स्थान पर एक बच्चे का वजन स्वस्थ बच्चे के वजन के बराबर काट कर लिखा गया था। यह बात समझ ना आ सके, आखिर एक ही नाल से जुड़े बच्चों के वजन में इतनी असमानता कैसे, जबकि जुड़वा बच्चों का जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे जितना नहीं होता, ऊपर से लड़के का वजन काट कर लिखा हुआ था। यही नहीं मात्रा की थी, मानो भूल से लड़की लिख दिया गया हो। अब क्या था, उन्होंने फिर अपनी फाइल देखी, कहीं कुछ कटा पिटा नहीं था। इतना उनके दिमाग में दौड़ा भी नहीं कि बेटा को बेटी करने में या लड़का को लड़की करने में कहीं काटने पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे चुपचाप घर लौट आए। पहेली हल नहीं हुई थी। यदि ज्योति नलिनी की बहन थी तो उनका बच्चा कौन था, वह कहाँ गया? उनकी उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि वे रात दिन सोचते ही रहते। नलिनी ज्योति से मिलने अक्सर आ जाती, उसे बड़ा आनंद आता। डॉक्टर प्रशांत दोनों के साथ गपशप में व्यस्त हो जाते। एक दिन डॉक्टर प्रशांत ने नलिनी व ज्योति के खून का परीक्षण किया। दोनों के कार्डियोग्राफ, उंगलियों के चिन्ह, विभिन्न अंगों के एक्सरे, कानों के पर्दे, आंखों के अंदर की नसों आदि की फोटो ले डाली। ज्योति ने हंसते हुए कहा, नलिनी, पिताजी शायद यह देखना चाह रहे हैं कि हम किसी गंभीर रोग से पीड़ित या पीड़ित होने वाले तो नहीं। उन्हें यह सब करने में बड़ा मजा आता है। डॉक्टर प्रशांत ने जितने भी परीक्षण किए, उनसे यही साबित हुआ कि दोनों लड़कियां जुड़वा बहनें ही हैं। वे दुविधा में डूबे सोच रहे थे कि अंतिम व मान्यता प्राप्त परीक्षण रह गया है। यदि वे परीक्षण हो हाल कटके करेंगे तो हो सकता है उन्हें अपनी ज्योति से हाथ न धोना पड़ जाए, और यदि लड़कियों को मूर्ख बनाकर करना चाहेंगे तो वे तैयार ना होंगी किसी सूरत में। परीक्षण भी तो अजीबोगरीब था। यदि लड़कियों को राजी करने का प्रयत्न करते तो वे उन्हें पागल ही समझती। किसी घायल व्यक्ति का अगर मांस कहीं से उखड़ जाए तो उसी की जांघ का मांस उसी स्थान पर लगाया जाता है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति का मांस कटे स्थान पर लगाने से वह सूख जाता है। यहाँ तक कि उस घायल व्यक्ति के माँ बाप, भाई बहन का मांस भी काम नहीं दे सकता। सिर्फ जुड़वा भाई या बहन का मांस ही काम दे सकता है। अब इस परीक्षण के लिए भला जवान लड़कियां कहाँ से तैयार होती? डॉक्टर प्रशांत ने सोचा, सारे परीक्षण अभी तक पक्ष में गए हैं, फिर इस एक परीक्षण को लेकर शंका को शंका बना रहने देना कोई अक्लमंदी नहीं। वे जान गए कि दोनों लड़कियां एक ही माँ की हैं, परंतु एक प्रश्न खड़ा था, फिर उनका बच्चा कहाँ गया? क्या किसी ने बच्चे को बदल लिया? पर क्यों? यह प्रश्न वे मुलझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज्योति देखने में सुंदर स्वस्थ बच्चे के रूप में थी। अपने यौवन के चढ़ते और भी निखर आई थी। लंगड़ी, लूली, गूंगी, काली, कोई भी दोष न था। फिर किसी ने क्यों बदला? वे इस गंभीर प्रश्न में उलझे हुए थे। उनके एक मित्र ने टोका, क्या बात है प्रशांत, कुछ परेशान से दिखते हो? कोई स्त्री अपना बच्चा किसी दूसरे से किन कारणों से बदल सकती है? उनके मित्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने भारतीय समाज में सबसे प्रमुख व पहला कारण तो लड़का है, जिसे पाने के लिए वे पूरा वाक्य न कह पाए थे कि डॉक्टर प्रशांत बोले, धन्यवाद, तुमने मेरी गुत्थी सुलझा दी। डॉक्टर प्रशांत के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। रिकॉर्ड पर लिखी हस्तलिपि उन्हें याद हो गई, जिसमें लड़की शब्द के ऊपर की मात्रा कटी थी
और वजन भी काटकर सामान्य बच्चे का लिखा गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर दाल में काला है, परंतु फिर एक दुविधा थी। नलिनी के पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिनके पास न धन की कमी थी और न ही विद्वता की। अब ये क्या हुआ? डॉक्टर प्रशांत एक दिन बिना बुलाए मेहमान की तरह नलिनी के घर पहुंच गए। वकील साहब सपरिवार घर पर ही थे। नलिनी ने उनके साथ ज्योति को न देखकर पूछा, चाचा जी ज्योति नहीं आई? वे हंसकर बोले, नहीं बेटे, घर से थोड़ी ही देर आ रहा हूँ। मैं तो सीधा क्लिनिक बंद कर तुम्हारे घर आ धमका हूँ, तुम्हारे हाथ की चाय पीने। उनके इतना खुलकर बोलने से सब हंस पड़े और कहने लगे, वकील साहब बोले, चाय ही क्यों, कुछ और पीना चाहोगे वह भी मिलेगा। उन्होंने बड़ी शिष्टता से इशारा समझते हुए कहा, क्षमा करें, मैं इसके सिवा कुछ नहीं पीना चाहता। विपुला भी शिष्टाचारवश आकर बैठ गई। वकील साहब के बच्चों ने बारी बारी आकर नमस्ते की और वे पूछने बैठे, इनमें से जुड़वा कौन है? इस अकस्मात किए गए प्रश्न पर विपुला चौंक सी गई। नलिनी भी ताज्जुब में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी ज्योति से अपने जुड़वा भाई होने की बात कही ही नहीं थी। नलिनी और यह मेरा बेटा दीपक, ये दोनों जुड़वा हैं। वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले, डॉक्टर प्रशांत ताज्जुब से देख रहे हो, पर विचलित तनिक ना हुए। बेटे की ओर से टकटकी लगाए देखते रहे। बिल्कुल चेहरा, मोहरा, नाक नक्श उनके जैसा ही था। एक विचित्र सी तरंग उनके हृदय में दौड़ गई, परंतु सामान्य स्वर में बोले, वकील साहब लोग जाने कैसे हैं, बच्चों की अदला बदली करने में शर्म नहीं महसूस करते। एक लड़के के लिए लोग दूसरे को बच्चा चुरा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? वकील साहब, जो वास्तव में कुछ भी समझने की स्थिति में थे, मेहमान की हाँ में हाँ मिलाते बोले, हो सकता है साहब, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। संभव नहीं वकील साहब, ऐसा हुआ है। एक के हमारे पास ऐसा है जिसमें चाहूँ तो एक दंपत्ति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूँ, पूरे प्रमाण के साथ। डॉक्टर प्रशांत कुछ ज़्यादा जोश में कह गए। विपुला तो बिजली का करंट सा लगा, वह सुन्न सी पड़ गई। वकील साहब को तो जोश से कोर्ट में जिरह सुनने कहने की आदत सी थी। वे प्रभावहीन बने देखते रहे। डॉक्टर प्रशांत शायद अपने को तब तक काबू में कर चुके थे कि वे मुलायम पड़ते रूखी हंसी हुए बोले, पट में कैसा करूँगा नहीं। यह कहते उन्होंने तर्क दृष्टि विपुला पर डाली, जो सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उनके जाने के बाद वकील साहब विपुला से इतना भर बोले, डॉक्टर प्रशांत ऐसे कह रहे थे मानो उनका कटाक्ष हम पर ही हो। विपुला पति के मुंह से यह सुन और भी डर गई। उसका अनुमान अब तक पक्का हो गया कि डॉक्टर इशारे में उन्हीं को कह रहे थे। शिथिल निहाल सी विपुला कुछ भी ना बोल पाने की स्थिति में जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। उसकी आंखों के आगे अपना अतीत साकार हो उठा। नामी वकील जगदम्बा प्रसाद की पत्नी बनने से पूर्व विपुला कितनी चंचल थी, किंतु उसकी हंसी, वह अलहड़ता शादी के 7 फेरों के बीच ही शायद सुहा हो गई। ससुराल के एक ही चक्कर के बाद किसी ने मायके में उसे हंसते खिलखिलाते बात पर उलझते नहीं देखा। जगदम्बा प्रसाद के टीबीदार व्यक्तित्व के आगे वह इतनी अनदनी होती चली गई, धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व ही विलीन हो गया। जगदम्बा प्रसाद बेनुवियादी क्रोध पर कई बार उनके मन में आया कि छोड़ छाड़ कर मायके चली जाऊं, पर हर बार मां उसे तमाम ऊंच नीच समझाकर अपनी असमर्थता जता वापस भेज देती थी। अब क्या था, जब प्रथम प्रसव में कन्या हुई तो विपुला पति की आंखों में उतरे क्रोध शोक को देख कांप उठी। वकील साहब उपस्थित प्रियजनों के सम्मुख तो कुछ ना बोले, किंतु एकांत पाते ही दांत पीस विपुला को जताना ना भूले। लड़की ही पैदा की। विपुला के नेत्रों में आंसू डबडबा आए। वह चुपचाप मुंह दूसरी तरफ कर सिसकने लगी। दूसरी बार प्रसव कक्ष में सरबती भी विपुला के साथ थी। नवजात शिशुओं के रुदन
के बीच ही सरस्वती का चेहरा लटक रहा था। उसका मुख देख ही विप्ला का चेहरा ब्याह पड़ गया। परिणाम तो सरस्वती के चेहरे पर परिलक्षित था, किंतु फिर भी उसने प्रश्न भरी निगाह सरस्वती पर डाली थी। सरस्वती अटक अटक कर बोली थी, मालकिन, अब के तो दोनों जुड़वा बेटियां हैं। विप्ला पर तो मानो वज्र गिर पड़ा। वह उसकी ओर जीवन दान मांगती सी, इतना भर कह पाई, सरस्वती कुछ सोच, वे बर्दाश्त न कर पाएंगे। वह बेहोश हो गई। सरस्वती विप्ला के दर्द और घाव को समझती थी, पर अनपढ़ गरीब किस बल पर उसका साहस बंधाती। उसको जो सूझा उसने किया। विप्ला को घंटे बाद होश आया। वकील साहब को तनिक संतुष्ट व प्रसन्न देखकर फटी आंखों से चारों तरफ निहारने लगी। कहीं सपन तो नहीं देख रही। इतने वर्षों तक वह अपने पति को ही भली भांति ना जान सकी। इतने में वकील साहब तनकर बोले, देखना, बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। बैरिस्टर वह चौंकी, मानो सपन की दुनिया से वास्तविकता में आ गई हो। वकील साहब ने बेटे को उसकी बगल में लिटा दिया। विप्ला के कांपते हाथ अनायास ही बच्चे के सिर पर चले गए। वह मूक ठगी सी कृतज्ञ सरस्वती की ओर ताकने लगी। थोड़ी देर बाद वकील साहब घर चले गए। विप्ला ने दोनों हाथों से कंगन उतारते सरस्वती को इशारे से पास बुला पहना दिए और फफक कर रो पड़ी। सरस्वती ने धीरे से बताया था, चिंता ना करो बहू जी, एक डॉक्टर के बेटा हुआ है, उससे बदल लिया है। इसके बाद बड़ी देर तक सरस्वती खुसक फुर कर कटफटाती रही अपनी वीरगाथा की। जैसे नर्स को लाभ दिखाकर उसे यह सफलता मिली। विप्ला सुन तो रही थी, पर पीड़ा भी उसे हुई कृत्य पर। फिर भी सरस्वती की कृतज्ञ थी, जिसने अपने गले में पड़ी सोने की चेन तुरंत नर्स के हाथ में रख दी। अचानक विप्ला को वकील साहब ने जोरों से झकझोर तो उसकी तंद्रा टूटी। वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई, बोली, तुम अभी तक यहीं मुंह लटकाए बैठी हो। विप्ला अपने सिर पकड़ बिना कुछ कहे वहां से चल दी। नलिनी ने पूछा, माँ, सिर में दर्द है? दीपक ने कहा, मैं सिर दबा दूं? विप्ला इनकार में सिर हिलाती एक लंबी सांस खींच बोली, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई बात मत करो। पर माँ, खाना तो खा लो, दीपक ने कहा। विप्ला शून्य में देखती हुई बोली, भूख नहीं है। इतना कह विप्ला कमरे में सोने चली गई। नींद उसे कहाँ आनी थी। वह आंखों में आंसू भरे करवटें लेती रही। कभी अपनी कायरता पर टोती, कभी अपराध बोध श्रद्ध कर देती। हाय, क्यों इतना भय समा गया। किसी की कोख से बेटा छीन लेने जो अपराध किया, उससे तिल तिल जलती ही रही हूँ। कोई सुख नहीं पाया। इतने वर्षों तक घुट घुट कर जीती रही, पर अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाई। अपनी ही नज़र में जब व्यक्ति गिर जाए, उसका जीना मरना एक समान होता है। अगले दिन विप्ला नलिनी से ज्योति के घर का पता पूछ चली गई। उसे देखते ही डॉक्टर प्रशांत व्यंग से मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था आज आप में से कोई ना कोई पति पत्नी आओगे जरूर। इस कारण मैं क्लिनिक बंद कर घर में बैठा हूँ। फिर लंबी सांस छोड़कर गंभीरता ओढ़ ली। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विप्ला सिर झुकाए अपराधी की भांति कुछ क्षण सूखे होठ चाटती रही। सहसा फूट फूट कर रो पड़ी। रुदन क्षमा तो बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपकी अपराधीन हूँ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मैंने अपने स्वार्थ के कारण आपका बेटा छीन कर, विश्वास कीजिए यह कदम मैंने बेटी बेटे के भेद के कारण नहीं, बल्कि अपने पति के भय से उठाया था। फिर भी कुछ भी हो, मैंने यह अपराध किया तो अपने स्वार्थ के लिए ही ना, इसलिए सज़ा मिलनी चाहिए। यह सच है, ज्योति मेरी ही बेटी है और दीपक आपका बेटा। मैं स्वीकार करती हूँ, मजा भोगने को भी तैयार हूँ। उसने अंतिम वाक्य सजल नेत्र ऊपर उठा सीधे उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। डॉक्टर प्रशांत फिर चुप रहे। वह आगे बोली, आप अपना दीपक दावा करके ले लीजिए
क्यों आज पति का भय नहीं रहा? भय आज भी है, परंतु उसको सहने की ताकत मुझ में पैदा हो गई है। जोर देकर निर्भीकता से बोली विपुला। ज्योति, जिसने सब कुछ सुन समझ लिया था, कमरे की ओर से उनके सामने आते ही बोली, पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। इतना कह उनके पैरों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर प्रशांत अचकचा गए। इस स्थिति की जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की। उन्होंने उसे उठाते हुए ताज्जुब से पूछा, तू कब कॉलेज से आई? बेटियां पाँव नहीं पड़ती, तू रो क्यों रही है पगली? तेरे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। उसे दुलारता समझाते हुए बोले, मेरे शरीर का हिस्सा है ज्योति। दीपक लेकर क्या करूँगा? अब ज्योति ही मेरी जिंदगी है। तू सचमुच मेरी जिंदगी है। कहकर उन्होंने उसके सर पर स्नेह से चपत लगाई और कहा, तू दुखी मत हो, हम यह शहर ही छोड़ देंगे। मैं जल्लाद नहीं हूँ जो तुझे ऐसी जगह झोंक दूँ जहाँ बेटियों के जन्म का भय समझाया हो। तू तो बेटा और बेटी दोनों हैं। नहीं पिताजी, मुझे पता है आप मुझे मानसिक रूप से असुरक्षित नहीं देखना चाहते, पर इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैंने आज तक बहुत लाड़ प्यार दुलार आपसे पाया है। यद्यपि मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर आपको बेटे से वंचित रखना। चुप! जोर से बीच में ही उन्होंने टोका। बहुत बोलने लगी हो। विपुला आगे बढ़कर ज्योति से आंखें मिलाने का साहस ना कर सकी। गले लगाना तो दूर रहा, वह बोली, डॉक्टर साहब, मैंने आप जैसे महान व्यक्ति के साथ धोखा किया। मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं दंड की ही नहीं, अधिकारिणी भी हूँ। इतना कह वह फिटक कर रोने लगी। डॉक्टर प्रशांत को विपुला पर क्रोध तो आ रहा था, पर वे उसे सज़ा नहीं देना चाह रहे थे। कुछ चिढ़कर बोले, जानती हैं आप को भय कब क्यों लग रहा था? क्योंकि आप मोह में फंसी थी। आज अपराध बोध शायद आपकी अपनी देह से ही ममता छूट गई है, इसलिए भयभीत नहीं है। डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। आज मैंने जान लिया है, जो मनुष्य भयवश झूठा आचरण करता है वह पशु से भी बदतर है। वह उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर है। डॉक्टर प्रशांत के चेहरे की कठोरता कुछ कम हुई। उन्होंने सोचा, सजा के बजाय क्षमा अधिक वीरतापूर्ण कार्य है। क्षमा जो वीर पुरुष का भूषण है। अपने कुटुंब और प्रियजन के लिए तो सभी त्याग करते हैं, पर दूसरों के लिए करे वही प्रशंसनीय है। फिर उपकार का बदला उपकार नहीं बल्कि उपकार ही हो सकता है। जिस पौधे को उन्होंने सींच कर बड़ा किया ही नहीं, उससे मोह उत्पन्न होगा भी कैसे, और न ही वे उन्हें अपना पाएंगे। विपुला दोनों हाथ जोड़ बड़ी निम्रता से परिणाम जानने के लिए उनके आगे खड़ी थी। डॉक्टर प्रशांत बड़ी दृढ़ता से बोले, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मैं इसी से प्रसन्न हूँ। अब आप जा सकती हैं। और हाँ, जो पहेली आपने आज तक अपने तक सीमित रखी है, आगे भी रख सकती हैं। मेरी ज्योति मुझे प्राणों से प्यारी है। शायद आप मेरा अभिप्राय समझ गई होंगी, डॉक्टर प्रशांत ने विपुला से कहा। विपुला आश्चर्य से कुछ पल उनकी ओर ताकती रही, फिर उनके चरणों में झुक गई। डॉक्टर साहब, आप सचमुच महान हैं। आपकी वीरता महान है। अगर आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। लेके आती हूँ फिर से नई स्टोरी आपके लिए।